हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं मनु कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एम के कंपटीशन पैराडाइज में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि यूपी पीईटी स्पेशल में जो हिस्ट्री के प्रमुख टॉपिक हैं उनमें से आपके कुछ शासकों का जो है नाम दिया गया है, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। जैसे अगर बात करें, आपका अशोक है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, समुद्रगुप्त है, हर्षवर्धन है, ये 3-4 शासक ऐसे दिए गए हैं जिनसे आपका सिलेबस में क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके आज इनको जो है समाप्त करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक के बारे में। अशोक, अगर बात किया जाए अशोक के जो है, अशोक पहले तो किस वंश से संबंधित था, वंश कौन सा था? तो ये वंश जो था, उस वंश का नाम था आपका मौर्य वंश। मौर्य वंश। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। मौर्य वंश, मौर्य वंश का जनक कौन माना जाता है? तो वो माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का जनक माना जाता है। और इन्होंने क्या किया था, आपका धनानंद को जो है, जो कि नंद वंशी अंतिम शासक था, उसको परास्त करके जो है मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए मौर्य वंश का जो है संस्थापक, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। इनका ही लड़का था आपका बिंदुसार। ठीक है, जो आपका उत्तराधिकारी हुआ, और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ आपका अशोक। तो तीसरे नंबर का जो मौर्य वंश में शासक है अशोक, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन था? तो आप कहोगे ये चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, जो अशोक हैं, इनके जो है पिता का नाम क्या था? तो सबसे पहले बात करें अशोक के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम, तो जैसा कि मैंने बताया, चंद्रगुप्त इनके बाबा लगे हुए हैं ना, तो इनके जो चंद्रगुप्त का बच्चा था बिंदुसार, वो अशोक का पिता था। तो इनका जो पिता था आपका, उनका नाम था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार जो है आपका पिता था अशोक का। अगर बात करें अशोक की माता कौन थी? तो अशोक की जो माता थी, उनका नाम था आपका सुभद्रांगी। ये आपकी इनके अशोक की माता थी। बिंदुसार जी जो है अशोक के पिता थे। अगर बात करें मौर्य वंश के कौन से शासक बिंदुसार थे, तो द्वितीय शासक बिंदुसार थे। अगर बात करें आपसे बिंदुसार का जो है समय कब से कब तक चला, तो बिंदुसार ने जो शासन किया था आपका, वो अगर बात करें आपका 269 तक चला। 69 के बाद में ये शासन आपका 269 ईसा पूर्व के बाद में अशोक के हाथों में आ गया। ठीक है, तो अगर बात करें आपका बिंदुसार का शासन कब से कब तक चला था, तो लगभग ये आपका 298 से 269 ईसा पूर्व तक चला है। ठीक है, तो इनका शासन जो है आपका लगभग 298 से 269 ईसा पूर्व तक आपका चला है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे 298 से 269 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 298 से 269 ईसा पूर्व तक। इसके बाद में शासन किनके हाथों में आ गया? इसके बाद में आपके अशोक के हाथों में आ गया। अब बात ये कर लेते हैं कि जो आपके बिंदुसार थे, इनके पिताजी कौन थे? ठीक है, तो इनके पिताजी जो मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लो, इनके पिताजी कौन थे। तो अगर बात करें इनके पिताजी कौन थे आपके, तो इनके पिताजी जो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी जो पत्नी कौन थी, मतलब इनकी जो है मम्मी कौन थी, माता कौन थी? तो माता का नाम था दुर्धदा करके बोलते थे। ठीक है, माता कौन थी इनकी? दुर्धदा थी इनकी माता। ठीक है, अगर बात करें चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से स्टार्ट हुआ, तो इनका जो शासनकाल था आपका 322 ईसा पूर्व से लेकर आपका 298 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो अगर बात करें इनका जो शासनकाल कब था, 322 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व था। ठीक है, ये आपके कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। अब एक क्वेश्चन और यहां से निकलता है कि एक पुस्तक निकलती है आपकी मुद्रा राक्षस एक पुस्तक निकलते हैं, जिसमें अगर बात करें आपका, ठीक है, जिसमें अगर बात करें आपका, तो चंद्रगुप्त आपका
98 से लेके 269 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं सुबंधराज्ञी। हाँ, माता कौन थी इनकी? दुर्धरा थी। ठीक है, माता इनकी दुर्धरा थी। चंद्रगुप्त मौर्य इनके कौन थे? आपके पिताजी थे। ठीक है भाई। हाँ, इनके बारे में एक रचना आपको मिलती है, इनकी पूरी बायोग्राफी जो है, इनके पूरे जीवन की गाथा जो है, एक आपकी रचना है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? सब जानते हो किसकी रचना है? विशाख दत्त की है ना, विशाख करके है, विशाख दत्त, उनकी जो रचना है आपकी मुद्रा राक्षस। ठीक है, विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। ठीक है, जाको मतलब तुमसे कुछ पूछो ना करें हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है। मुद्रा राक्षस क्या है? आपकी विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। इसमें किसकी आपका वर्णन दिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी बायोग्राफी आपकी दी गई है। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं है। अब अगर बात कर लेते हैं आपकी यहीं पर क्या हुआ फिर आगे, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त किया और आपके जो है मौर्य वंश की नींव डाली। इनका जो बोलते हैं ना, इनका जो राजकीय चिन्ह था वो मयूर था। मयूर। अभी बात करेंगे कि मयूर का जो है जो उल्लेख है वो अशोक के कौन से शिलालेख में है या स्तंभ लेख में है। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे। और अभी अगर बात करें तो बता देते हैं आपको, जो है आपका नंदनगढ़ के अभिलेख में जो है आपका अशोक का चिन्ह जो है, अगर बात करें अशोक जो सम्राट थे, इनके जो वंश का चिन्ह मयूर है वो उद्गत है। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। अब अगर बात करें आपसे इन अशोक के बारे में, अशोक का जीवन काल क्या रहा, तो अब बात कर लेते हैं अशोक के बारे में कि अशोक को क्या कहा जाता था। अशोक की अगर बात करें तो जो अशोक है आपके, अशोक की बात करें, अशोक जो है आपके, अशोक को अशोक वर्धन भी कहा जाता था। अशोक वर्धन भी कहा गया। अशोक वर्धन। अब बोले अशोक को अशोक वर्धन कहां पे कहा गया, तो अशोक का एक अभिलेख है जिसका नाम है आपका गिरनार अभिलेख। किसमें कहा गया? गिरनार अभिलेख में कहा गया। गिरनार अभिलेख में। ठीक है, गिरनार अभिलेख में अशोक का नाम अशोक वर्धन के रूप में जो है लिया गया है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं हम लोग। तो अगर बात करें अशोक का जो है, अशोक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अशोक जो है कहा जाता है जब ये इसका जो है राजगद्दी पर बैठा, तो अशोक बिंदुसार के 101 लड़के थे। मतलब बिंदुसार की फैमिली काफी बड़ी थी, 101 बच्चे थे। और अशोक की बात अगर करें तो अशोक अपने 99 भाइयों को मार के गद्दी पे बैठा था। ठीक है, तो अगर बात करें अशोक कितने भाई थे, तो अशोक की बात करें 101 भाई थे। 101 भाई थे, ध्यान से सुनना भाई, 101 भाई थे। और इसमें सबसे बड़ा कौन था? सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो था, और अगर बात करें इसमें दूसरे नंबर का, तो दूसरे नंबर का था आपका अशोक। और सबसे बड़ा अगर बात करें तो सबसे बड़ा इनका जो भाई था उसका नाम था आपका शीशम करके उसे बोलते थे। और अगर उसका नाम की बात करें, वैसे शीशम ही उसका नाम आपका देखने को मिलता है। ठीक है, शीशम। या अगर बात करें जिसे बोलते हैं सुमन भी बोलते हैं, सुसीम या सुमन का नाम क्या है? सुसीम सबसे बड़ा भाई था। ठीक है, तो इनका सबसे बड़ा भाई कौन था? सबसे बड़ा भाई था सुसीम। और दूसरे नंबर का भाई कौन सा था आपका? वो था अशोक। और सबसे छोटा, और याद रखना, सबसे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा जो भाई था उसे बोलते हैं आप तिस। ठीक है, तो अगर बात करें सबसे छोटा भाई कौन सा था इनका? तिस था। तो ये अपने अशोक जो है अपने 99 भाइयों को मार के गद्दी पर बैठा था। ठीक है, इसे याद रखना है आपको। अब बात कर लेते हैं आपके अशोक के बारे में। अशोक के कुछ नामकरण दिए गए हैं। नामकरण, ध्यान से देखो भाई, नामकरण कौन कौन से हैं अशोक के? तो अशोक के नामकरण, जैसे अगर बात करें अशोक वर्धन। इसके बाद में अगर बात करें आपका अशोक मौर्य। अगला अशोक। ये किस किस ग्रंथ में दिए गए हैं? तो अशोक वर्धन की अगर बात करें
नामकरण जो है अशोक का अशोक वर्धन, अशोक वर्धन जो है पुराणों में कहा गया है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक मौर्य की बात करें तो अशोक का ही एक अभिलेख है गिरनार अभिलेख, जिसमें अशोक का नाम जो है अशोक मौर्य है। गिरनार अभिलेख में, गिरनार अभिलेख में, जिसमें अशोक का नाम क्या है आपका अशोक मौर्य दिया गया है। और अशोक जो सिर्फ आपका जिस नाम से हम लोग जानते हैं वो नाम किसमें दिया है, तो ये आपका जो है गुर्जर अभिलेख, गुर्जर अभिलेख, और अगर बात करें मस्की अभिलेख, इन दोनों में क्या किया गया है आपका अशोक का नाम अशोक दिया गया है। ठीक है, तो अशोक का नाम अशोक किस किस में दिया गया है, तो आपका मस्की और गुर्जर अभिलेख में इसमें दिया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे अशोक की कुल पुत्रियां कितनी थी और इनका जो है उत्तराधिकारी कौन हुआ है। तो अशोक की बात करें, अशोक की अगर पुत्रियों की बात करें, पुत्रियां, तो अशोक की जो पुत्रियां थी, दो पुत्रियां थी। पहली पुत्री का नाम था आपका संघमित्रा और दूसरी पुत्री का नाम था आपका चारुमती। ठीक है, तो इनकी दो पुत्रियां थी आपकी, पहली पुत्री थी आपकी संघमित्रा, संघमित्रा, और दूसरी जो पुत्री थी उनका नाम था आपका चारुमती, चारुमती। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं संघमित्रा, चूंकि संघमित्रा का एक भाई आपका था महेंद्र, और याद रखना महेंद्र और संघमित्रा को अशोक ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जो है आपका श्रीलंका भेजा था। ठीक है, श्रीलंका भेजा था। तो संघमित्रा और आपकी चारुमती दो पुत्रियां आपकी अशोक की हुई हैं। संघमित्रा की बात करें, इनकी माता का नाम क्या था, संघमित्रा की माता कौन थी और चारुमती की माता कौन थी। तो संघमित्रा की जो माता हैं उन्हें बोला जाता है महादेवी, महादेवी। ठीक है, और कहीं कहीं पे आपको जो है इनका नाम केवल देवी ही मिलेगा, देवी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये महादेवी या देवी ये किनकी आपकी माता थी, संघमित्रा की माता थी। और अगर बात करें चारुमती, चारुमती जो है किसकी जो थी आपकी, चारुमती की माता कौन थी, तो चारुमती की थी असंघमित्रा, इन्हें बोला जाता है असंघमित्रा। ये आपकी चारुमती की माता हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आपकी प्रमुख दो हो गई आपकी पत्नियां किसकी, आपकी अशोक की। ठीक है, तो याद रखना। और इन्हीं का महादेवी या देवी का ही एक पुत्र है जिसका नाम था आपका, पुत्र का नाम था आपका महेंद्र, महेंद्र। ठीक है, महेंद्र आपका पुत्र था, जिसका जो किनका पुत्र था आपका, महादेवी का पुत्र था। पुत्री कौन थी आपकी, जो है संघमित्र था, मित्रा थी। ठीक है, चलिए अब अगर बात कर लेते हैं इन्हीं के, इनके अब बात करें अभिलेख कितने हैं, तो इनके अभिलेख जो है आपके कुल 7 अभिलेख दिए गए हैं। और 7 अभिलेख में सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, तो भाब्रू अभिलेख जो है वो सबसे बड़ा है। और अगर बात करें अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने की जानकारी भी कौन से अभिलेख में मिलती है, तो वो भाब्रू अभिलेख में मिलती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, भाब्रू। अभी हम थोड़ा आगे चल के अभिलेखों के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो इनके अब प्रमुख अभिलेखों पे चलते हैं, फिर इनकी कलिंग की लड़ाई चलेंगे, इसके बाद में इनके द्वारा जो शिलालेख लिखे गए हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अभिलेखों में। तो अशोक के प्रमुख अभिलेख कितने हैं, अशोक के स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। अब देखो 2-3 वर्ड आप यहाँ पे पढ़ोगे, एक पढ़ोगे अभिलेख, एक होता है स्तंभ लेख और एक होता है आपका शिलालेख। तीनों चीजों में अंतर समझ लो, एक है आपका स्तंभ लेख, एक है आपका शिलालेख और एक होता है आपका अभिलेख। इनमें अंतर क्या होता है, देखिए समझ लीजिएगा, इनमें अंतर क्या होता है। जब भी मैं अभिलेख बोलूं, जब भी मैं शिलालेख बोलूं, जब भी मैं आपका जो है स्तंभ लेख बोलूं, इनमें अंतर क्या होता है। तो स्तंभ लेख की बात करें, स्तंभ लेख की बात करें तो ये एक ऐसा लेख होता है जो पहाड़ी पत्थर टाइप का होता है ना, उसी पे लिखा जाता है। पत्थर जैसा ये आपका पत्थर टाइप का है। अब ये पत्थर चाहे गोलाकार भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, इसमें जो आपका लेख लिखा जाएगा
उस लेख को कहेंगे आप स्तंभ लेख। ठीक है। शिलालेख की बात करें तो शिलालेख के लिए आप लोगों ने गांव में देखा होगा, रोड के किनारे ऐसे करके एक पत्थर लगा होता है और ऐसा लिखा होता है श्री श्री वो वाले विधायक के निर्माणाधीन कार्य में। ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका शिलालेख मतलब आपका कैसा होता है, चौकोर होता है। ठीक है, चौकोर होता है। और अगर बात करें आपका ये अपने बोर्ड टाइप का होता है, उस तरीके का होता है, वो आपका शिलालेख है। स्तंभ लेख की बात करें, एक आपका स्तंभ टाइप का होता है, उसमें लिखा होता है। ठीक है। और अभिलेख की बात करें, अभिलेख के लिए आपका कागज पर जो लिखी गई जो है, कागज पर जो लिखी गई सामग्री है उसे कहते हैं अभिलेख। तो तीनों में होप सो आपको समझ में आ गया होगा। स्तंभ लेख क्या होता है, कोई भी आपका जो है पत्थर का टुकड़ा जो आपके जो है गढ़ाया गया हो और वो क्या है खुले स्थान पर हो और उसमें जो लिखा गया है उसे क्या कहेंगे, स्तंभ लेख। शिलालेख की बात करें तो एक बोलते हैं ना चौकोर शिला होती है और उसे क्या कर दिया जाता है, दीवारें आदि में जो है लगा दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, वो शिलालेख होता है। और अभिलेख क्या होता है, वो कागज का होता है। ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे जो अशोक के हैं स्तंभ लेख कितने हैं। तो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो कुल 7 स्तंभ लेख हैं। ठीक है। अशोक के स्तंभ लेख कुल 7 हैं। अब बोले ये 7 कौन कौन से हैं। पहला देखो, प्रयागराज या इलाहाबाद, इलाहाबाद स्तंभ लेख, इलाहाबाद स्तंभ लेख। ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा आपका कौन सा है स्तंभ लेख। तो पहले हो गया आपका इलाहाबाद, फिर हो गया आपका दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। और इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपका जो है रामपुरवा स्तंभ लेख। ठीक है। इसके बाद में जो 6वां स्तंभ लेख है उसे बोलते हैं, 5वां है लोरिया, लोरिया। और अगर बात करें आपका लोरिया और लोरिया की बात करें नंदनगढ़, लोरिया नंदनगढ़ तो आपका 6वां है, रुक जाओ, लोरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़। ठीक है। और अगर बात करें आपका जो 5वां अभिलेख है उसे कहते हैं आपका लोरिया अरेराज, लोरिया अरेराज। ठीक है, अरेराज का अभिलेख। और इसके बाद में जो 7वां अभिलेख है उसे बोलते हैं भाबरू, भाबरू अभिलेख, भाबरू अभिलेख। भाबरू अभिलेख। चलो, तो ये आपके 7 अभिलेख हैं अशोक के द्वारा लिखे गए। इन 7 अभिलेखों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें इलाहाबाद अभिलेख, तो इलाहाबाद अभिलेख का क्या हुआ आपका, ये कौशाम्बी में निर्मित हुआ था। और अगर बात करें आपका यहाँ से जो है इलाहाबाद में जो है लगा दिया गया था, किसके द्वारा, अकबर द्वारा। तो इसे अकबर द्वारा इलाहाबाद लाया गया, अकबर द्वारा इलाहाबाद के महल में लगाया गया। अब बात कर लेते हैं इलाहाबाद की। प्राचीन काल से इलाहाबाद का नाम आपका प्रयागराज रहा है, क्योंकि जो आपके मुगल शासक आए हैं उन्होंने क्या किया, हमारे जितने भी आपके प्राचीन शहर थे उनका नाम बदला था। तो इस हिसाब से आपका जो प्रयागराज था अकबर ने उसका नाम अल्लाहाबाद कर दिया था। ठीक है, अल्लाहाबाद। अल्लाहाबाद के बाद फिर लियाकत अली आए, इनके बाद में उन्होंने इसे इलाहाबाद कर दिया और इलाहाबाद के बाद वर्तमान में पुनः वो प्रयागराज हो गया है। ठीक है। तो यही आपके जो अकबर शासक थे, अकबर उन्होंने क्या किया था, इलाहाबाद में जो है आपका महल में क्या लगा दिया था, इलाहाबाद स्तंभ लेख लगा दिया था, जो आपका अशोक का स्तंभ लेख था। ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को महारानी का अभिलेख बोलते हैं, इसी को रानी का या महारानी का अभिलेख बोलते हैं, महारानी का अभिलेख।
महारानी का अभिलेख, महारानी का अभिलेख। अब बात आती है दिल्ली टोपरा अभिलेख। ये क्या है आपका, अब दिल्ली में उस समय शासक कौन हुआ करता था, तो दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था, और उसने जो है आपके हरियाणा के जो है आपका हरियाणा के टोपरा नामक स्थान से इस अभिलेख को लिया और कहाँ, दिल्ली लेके आया। ठीक है, क्योंकि वो क्या हुआ, उसने देखा कि आपके महान शासक अशोक का अभिलेख है और काफी सुंदर था, तो उसने उठाकर क्या हुआ, वो अपने जो है महल दिल्ली में लेके आ गया। ठीक है, तो अगर दिल्ली टोपरा का अभिलेख की बात करें तो वो कौन लाया था, आपका फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लाया, तुगलक दिल्ली लाया। ठीक है, दिल्ली लाया, तो फिरोज शाह तुगलक लाया था, कहाँ पे, दिल्ली में लाया था। अगर बात करें वही आपका मेरठ का अभिलेख जो है, दिल्ली मेरठ अभिलेख, ये आपका मेरठ में ही बना हुआ था। ठीक है, मेरठ यूपी में। और अगर बात करें इस अभिलेख को क्या किया, इस अभिलेख को जब ये मेरठ की सैर करने गया फिरोज शाह तुगलक, तो इसने इस अभिलेख को देखा, इसकी सुंदरता के कारण इसने जो है इस अभिलेख को पुनः जो है कहाँ पे, अपने महल में मंगवा लिया। ठीक है, और ऐसा कहा भी जाता है उस समय जब इतना साधन तो हुआ नहीं करते थे इस अभिलेख को लाने के लिए, तो इसने जो है स्पेशल 32 पहियों की गाड़ी बनवाई थी उस अभिलेख को लाने के लिए। ठीक है, तो अगर बात करें आपका, ये आपका फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को मैं FST लिखा देता हूँ, है ना, तो FST जो है आपका कहाँ, दिल्ली लाया, दिल्ली लाया। ठीक है, तो दिल्ली लाया आपका कौन सा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और मेरठ को आप अच्छे तरीके से याद रखना, 1857 की क्रांति जो है मुख्य केंद्र आपका कौन सा था, मेरठ था। ठीक है, चलिए भाई अब बात कर लेते हैं रामपुरवा। ठीक है, रामपुरवा का अभिलेख, रामपुरवा का अभिलेख, ये अगर बात करें तो रामपुरवा का जो अभिलेख है ये आपके बिहार में एक जगह पड़ती है, चंपारण, चंपारण, चंपारण। ठीक है, चंपारण बिहार, वहां पर स्थित था। ठीक है, तो चंपारण बिहार में आपका रामपुरवा अभिलेख जो है आपका स्तंभ लेख वो स्थित था। इसके बाद में ये आपके लौरिया अरेराज, और अगर बात करें लौरिया नंदन मठ, ये दोनों आपके अभिलेख जो है वो चंपारण में ही स्थित है। ठीक है, मतलब ये तीनों अभिलेख चंपारण, चंपारण बिहार में। ठीक है, चंपारण बिहार में। और अगर बात करें ये भी आपका कहाँ पे था, चंपारण था, चंपारण बिहार में। ठीक है, चंपारण बिहार में आपका स्थित है। अब बात ये आती है कि भाब्रू अभिलेख किसका है, तो भाब्रू अभिलेख की बात कर लेंगे। भाब्रू अभिलेख जो है आपका, वो भी ये इनका जो है अंतिम अभिलेख है और सबसे बड़ा अभिलेख है। ठीक है, भाब्रू अभिलेख को सबसे बड़ा अभिलेख कहा जाता है। और ये जो अभिलेख है अगर बात करें, यही बताता है कि अशोक की जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में, अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। ये कौन सा अभिलेख बताता है, भाब्रू अभिलेख। ठीक है, तो सबसे बड़ा अभिलेख है, सबसे बड़ा, लेकिन है कहाँ पे, ये आपके जयपुर में है, जयपुर में, जयपुर राजस्थान में, राजस्थान में। ठीक है, और अगर बात करें ये बताता है अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बौद्ध धर्म स्वीकारा। तो अशोक के बौद्ध धर्म को स्वीकारने के लिए कौन सा अभिलेख वर्णित किया जाता है, तो वो है आपका भाब्रू अभिलेख। और जितने अभिलेख हैं ये 7 अभिलेखों में सबसे बड़ा है आपका, सबसे बड़ा अभिलेख। ठीक है, अब इनका पूछा जाता है, ये 7 प्रमुख अभिलेख हैं इनके। ठीक है, और वैसे तो कई बार इनके जो है बोला जाता है लगभग 33 अभिलेखों की खोज की जा चुकी है। और जिसमें आपके अभिलेख में बात करें सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, तो वो है रुक्मिन देही का अभिलेख। अगर बात करें अशोक का सबसे छोटा कौन सा है, ये आपका स्तंभ लेख सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर बात करें सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, अभिलेख के बारे में मैं बता चुका हूँ। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है, अभिलेख तो याद रखियो बेटा, सबसे छोटा अभिलेख जो है वो रुक्मिन देही का अभिलेख है। कौन सा है, रुक्मिन देही अभिलेख, रुक्मिन देही अभिलेख। ठीक है, तो रुक्मिन देही का अभिलेख जो है वो आपका सबसे छोटा अभिलेख माना जाता है। अब आप ये पूछोगे ये अभिलेख की लोकेशन कहाँ पर है, तो ये अभिलेख की जो लोकेशन है आपकी वो नेपाल के तराई क्षेत्र में हो, नेपाल के तराई क्षेत्र में। ठीक है,
तराई क्षेत्र में। कौन सा अभिलेख है आपका? ये अभिलेख है आपका रुद्रदेवी का अभिलेख, ठीक है, सबसे छोटा अभिलेख है। अब बात करेंगे शिलालेख में। शिलालेख में सबसे बड़ा कौन सा है? तो शिलालेख में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, ठीक है। अभी आगे बात कर लेते हैं, तब तक के लिए आप ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो बात करेंगे वो अशोक के शिलालेखों के बारे में। तो ध्यान से देखना, अशोक के शिलालेख शिलालेख। अब बात करें अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो अशोक के क्या बात करेंगे हम लोग, शिलालेखों के बारे में बात करेंगे। तो अशोक के शिलालेखों की कुल संख्या कितनी है? तो अशोक के जो शिलालेख हैं उनकी संख्या है आपकी 14 इनके कुल शिलालेख हैं, ठीक है। अब अगर बात करें इनके जो जितने भी शिलालेख हैं 14, उनमें से आपका क्या दिया गया है? सब में किसी ना किसी चीज का वर्णन दिया गया है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है 14 के 14 हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर बात करें आपका एक अभिलेख, पहला अभिलेख क्या दर्शाता है? तो अगर बात करें पहला शिलालेख, तो पहला शिलालेख क्या दर्शाता है, इसकी बात कर लेंगे। तो पहला शिलालेख जो दर्शाता है आपका, पहला ही कर लेंगे, चलो फर्स्ट डाल लो, कुछ भी कर लो आप, ठीक है। फर्स्ट शिलालेख आपका क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका पशु बलि निंदा। इसने क्या कहा था कि पशु की जो बलि दी जाती है, पशु बलि की निंदा की थी, पशु बलि की निंदा दी थी। इनके अभिलेखों का नाम भी यही है, आपके शिलालेखों का नाम पहला शिलालेख, दूसरा शिलालेख, तीसरा शिलालेख, चौथा शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख और 14वां शिलालेख। इनका अलग कोई नाम नहीं है, ठीक है। शिलालेख मतलब नाम के, मतलब जितना नंबर है उतना ही शिलालेख का नाम, ठीक है। तो पहला शिलालेख जो था उसमें क्या किया गया था? पशु बलि की निंदा बताई गई थी, ठीक है। अच्छा अगर बात करें, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अशोक के कौन से शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा दर्शाई गई है? तो कौन सा बताओगे आप? पहला शिलालेख में क्या किया गया है? पशु बलि की निंदा दर्शाई गई है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो है दूसरा भी शिलालेख आता है, दूसरा शिलालेख आता है, उसमें क्या होता है आपका, ठीक है। तो अगर बात करें इसी में आपका है दूसरा शिलालेख, सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड जो शिलालेख है उसमें क्या बताया गया था? तो एक चीज आप जान लो, शायद आपने पढ़ा होगा कि चेर, चोल और पांड्य साम्राज्य, ठीक है, ये ऐसे साम्राज्य हुए हैं, मौर्य वंश के जितने भी प्रतापी राजा हुए हैं, किसी ने भी इस पर जो है अधिकार नहीं कर पाया। चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हो, चाहे वो बिंदुसार रहे हो, और चाहे वो आपका अशोक रहा हो। तो चेर, चोल और पांड्य पर इन पे किसी ने अधिकार नहीं कर पाया। बात ये थी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार की, इन्होंने तो कलिंग पर भी अधिकार नहीं कर पाया था। अशोक इतना महानतम शासक था जिसने कलिंग पर भी अधिकार कर लिया था। अब बात कर लेते हैं इनका, थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ कि इनका क्या जो है पोजीशन रही होगी आपकी, ठीक है। तो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। इस तरीके से मान लो हमारा भारत है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें क्या था आपका, ये आपका इधर जो पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है, ये पहले किसी जमाने में हमारा ही हुआ करता था। तो भारत पहले ऐसा कुछ दिखता था, ऐसा, ठीक है, इस तरीके से हुआ करता था। अब बात करें यहाँ पर एक वर्तमान में जो राज्य पड़ता है जिसका नाम है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा राज्य पड़ता है। उसमें अगर बात करें आपका, वहां पर जो आपके उसी का पुराना नाम था आपका कलिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, और यहाँ पर जो आपका लास्ट में पड़ता है तमिलनाडु और केरल, इस साइड में आपके जो वंश पनपे थे जिनका नाम था चेर, चोल और पांड्य। अब यहाँ पर क्या हुआ, मौर्य वंश के जितने भी शासक हुए उन्होंने इस पूरे साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। ये वाला साम्राज्य छूट गया था, है ना, और आपका ये साम्राज्य छूट गया था। जैसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने कई बार इनसे भी लड़ी, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मतलब ये छोड़ ही दिया, इस पे अधिकार नहीं कर पाया था। इसके बाद में बिंदुसार आए, उन्होंने भी इस पे अधिकार नहीं कर पाया। बाद में जब अशोक आया जिसने कलिंग की लड़ाई लड़ी, उस समय इसके जो शासक थे आपके, वो आपके अनंत पद्माधन थे, ऐसा करके नाम था उनका,
पद्मानंद करके, है ना। तो अगर बात करें ये आपके अनंत करके, पद्मानंद करके इनका नाम था, तो वो आपके शासक थे कलिंग के, तो उसे जो है अशोक ने हराया था। इसके बाद में ये पूरा भी मौर्य वंश से ही जो है रिलेटेड हो गया। अब केवल यही वंश बचे थे आपके चेर, चोल और पांडे। इन पर जो है अधिकार नहीं कर पाया था, तो इन्हीं का जो है उल्लेख कहां पर दिया है, सेकंड अभिलेख में दिया है। तो कौन से आपके जो वंश दिए गए हैं, तो इसमें चेर, चोल और पांडे वंशों का उल्लेख दिया गया है। उल्लेख, तो चेर, चोल और पांड्य वंशों का उल्लेख दिया गया है किस, सेकंड में। और याद रखना इसी सेकंड में, अब भाई इसी के नीचे लटका हुआ है श्रीलंका, तो यहां पर इसी जो है आपके अभिलेख में श्रीलंका का भी उल्लेख है। ठीक है, तो सेकंड अभिलेख में किसका उल्लेख है, श्रीलंका का। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताओ अशोक के कौन से शिलालेख में जो है श्रीलंका का उल्लेख किया गया है, तो वो शिलालेख है आपका सेकंड शिलालेख। ठीक, और अगर बात करें चेर, चोल और पांडे, इनका उल्लेख किसमें किया गया है, तो भी आपका इसी में किया गया है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है आपका थर्ड अभिलेख। ठीक है, अगला है आपका थर्ड नहीं, अब हम लोग पढ़ेंगे सातवें पे। सातवें जो है शिलालेख पे चलेंगे। सातवें शिलालेख में क्या कहा गया है कि जो आपका अशोक हुआ करता था वो आपके धर्मों के प्रति निष्पक्षता का भाव रखता था, है ना। तो धर्म के प्रति निष्पक्षता, धर्म के प्रति निष्पक्षता का भाव। तो जो आठवां शिलालेख था अशोक का, उसमें क्या किया, इसने अपनी यात्राओं का वर्णन किया है। यात्रा अगर बात करें, अशोक ने जैसे ही बौद्ध धर्म अपनाया था तो उस समय आपका बोध गया में यात्रा की थी। तो अगर बात करें यात्रा का वर्णन, यात्रा का वर्णन जो है कौन से अभिलेख में किया है, तो यात्रा का वर्णन जो है वो आठवें अभिलेख में किया है। और यात्रा भी कहाँ की थी, बोध गया की, बोध गया की। और बोध गया से आपको याद रखना है कि आपके जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई थी, बोध गया में हुई थी। और अगर बात करें सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, श्रावस्ती में, सर्वाधिक सारनाथ में दिए थे। ठीक है, कितना याद रखना। ठीक है, चलिए भाई अब बात कर लेते हैं, बोध गया हो गया आपका। तो बोध गया में इधर क्या हुआ आपका, मतलब महात्मा बुद्ध जी को आपका ज्ञान प्राप्त हो गया था। और कौन सी नदी के किनारे हुआ था, तो आपकी निरंजना नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, निरंजना नदी के किनारे। तो आठवें जो है आपके शिलालेख में इन्होंने वर्णन किया है अपनी यात्रा का, और वो कहाँ पे, बोध गया। बोध गया कहाँ पे, बिहार में, बिहार में। ठीक है, तो बिहार में आपका जो है बोध गया है, उसमें आपका यात्रा का वर्णन किया। इसके बाद में आपका अगला इनका अभिलेख जो आता है वो आता है आपका 13वां अभिलेख। 13वां अभिलेख, 13वां अभिलेख। अब बात करें, ये इनका सबसे बड़ा अभिलेख है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इन्होंने जो पूरी कलिंग की लड़ाई लड़ी है, कलिंग की लड़ाई आपकी 261 ईसा पूर्व में हुई है, वो जो पूरी लड़ाई का वर्णन किसमें किया गया, आपके 13वें जो है शिलालेख में किया गया है। ठीक है, तो 13वें जो शिलालेख में ये आपका कैसा है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, कलिंग युद्ध का वर्णन है, युद्ध का वर्णन। ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है किसमें, आपका ये 13वें शिलालेख में किया गया है। अब कलिंग युद्ध अगर बात करें आपका ये आपका जो है 13वें अभिलेख में किया गया। अब कलिंग युद्ध के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कलिंग युद्ध एक्चुअल में कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 261 ईसा पूर्व में आपका कलिंग युद्ध हुआ। अच्छा, कलिंग युद्ध हुआ किसके किसके बीच में था, तो कलिंग युद्ध अगर बात करें वर्तमान में उसकी लोकेशन कहाँ पे है कलिंग की, तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में जो आपका ओडिशा है, ओडिशा, वही पहले टाइम पे कलिंग हुआ करता था, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा, तो ओडिशा पहले टाइम पे क्या हुआ करता था, कलिंग। ठीक है, पहले ओडिशा का पहले नाम आपका था कलिंग था। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहीं पे, इसी कलिंग की राजधानी कौन सी थी, तो तोसली, तोसली। ठीक है, तो इसकी जो राजधानी थी आपकी, राजधानी, हाँ, उत्कल भी इसी का नाम है, उत्कल। कलिंग भी इसी का पुराना नाम है, उत्कल भी इसी का पुराना नाम है। राजधानी इसकी हुआ करती थी कलिंग की, तोसली, तोसली। ठीक है, और यहाँ के उस समय शासक कौन से थे जिनके बीच में युद्ध हुआ था, तो शासक थे आपके अनंत पद्मनाभन। ठीक है, अनंत पद्मनाभन। अगर बात करें आपका तो युद्ध जो है किसके किसके बीच में हुआ था, अशोक, अशोक वर्सेज आपका अनंत पद्मनाभन, पद्मनाभन। ठीक है, इनके मध्य युद्ध हुआ था। अब अगर बात करें इसमें जो आगे लिखा है अशोक, वही था आपका विजेता,
अशोक विजेता था इसका, ठीक है। तो अशोक ने इस युद्ध को जीत लिया था, अनंत पद्मनाभन हार गया था। तो इसमें भयंकर नरसंहार हुआ, जिस वजह से अशोक ने जो है ये भयंकर रक्तचाप देखा, तो उन्होंने क्या किया, एकदम से उनके मन में जो है वितरणा उत्पन्न हुई, और क्या हुआ, इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया, ठीक है। तो कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने क्या स्वीकारा था, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म। लेकिन बात करिए, कलिंग तो उन्होंने मिला लिया था अपने में, ये 3 राज्य जो है आपके, 3 जो वंश थे वो रह गए थे, ठीक है, वो छूट गए थे। तो बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। तो बात करें कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक ने क्या कर दिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। और बौद्ध धर्म अपना लिया था, उसके बाद में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री, पुत्र कौन था आपका महेंद्र, और पुत्री कौन थी संघमित्रा, इन्हें कहाँ भेज दिया था, श्रीलंका। और इसी वजह से श्रीलंका का वर्णन जो है आपका कहाँ पे है, दूसरे अभिलेख में है, ठीक है। तो श्रीलंका आपका जो है भेज दिया था इनका जो है प्रचार प्रसार करने, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं अशोक के शिलालेखों को। अशोक के शिलालेखों को पढ़ा किसने, सबसे पहले खोजा किसने, तो अशोक के शिलालेखों को खोजा किसने, तो खोजा किसने, ये 1750 में टीफेंथर नामक व्यक्ति ने खोजा था। 1750 में खोजा था टीफेंथर नामक व्यक्ति ने खोजा था, लेकिन पढ़ा नहीं था। पढ़ा 1837 में गया, जिसके लिए उपलब्धि हासिल की आपकी जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। तो इनके अभिलेखों को पढ़ा किसने, सबसे पहले पढ़ा किसने, तो पढ़ा किसने आपके 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा, ठीक है। तो ये आपके जो है अशोक के बारे में थोड़ी सी जानकारी रही। अब बात कर लेते हैं अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का जो उत्तराधिकारी था वो था आपका कुणाल, ठीक है। कुणाल के बाद इन्हीं के कुणाल का जो उत्तराधिकारी हुआ वो संप्रीति था, और संप्रीति के बाद जो संप्रीति का उत्तराधिकारी हुआ वो बृहद्रथ था, और बृहद्रथ जो था आपका इसके बाद में, हाँ, इसके बीच में भी कई सारे शासक आए हैं, जैसे धनुषेष करके भी आया है, कई और भी शासक आए हैं, लेकिन अंतिम शासक आपका जो बौद्ध धर्म का था, मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था वो था आपका बृहद्रथ, ठीक है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा था। तो अब हम बात कर लेते हैं अशोक के बाद कौन कौन से आए थे। अशोक के बाद में कौन सा आया, कुणाल आया। कुणाल के बाद में कौन सा आया, ये प्रमुख शासक हैं। कुणाल के बाद में कौन सा आया, कुणाल के बाद में आया संप्रीति करके आया था, और इसके बाद में ये क्रम चलता रहा। और अंतिम कौन सा आया था शासक, अंतिम था आपका बृहद्रथ, ठीक है। अंतिम शासक जो आया उसका नाम था आपका बृहद्रथ। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा था, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक आपका बृहद्रथ था, ठीक है। चलिए भाई, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा रहा है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन सा था, तो बृहद्रथ था। बृहद्रथ का ही सेनापति था आपका पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। अब बात ये करते हैं कि पहले का क्या सिस्टम होता था कि सेनापति ही राजा का जो है अंत कर देता था, और बाद में राजा की जगह पे जो है बैठ जाता था सेनापति, तो अलग धर्म की स्थापना हो जाती थी। यही आपके जो है दिल्ली सल्तनत में तो मैक्सिमम में ऐसा ही हुआ है। तो अब बृहद्रथ का जो सेनापति था उसका नाम था आपका पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, बृहद्रथ को हत्या कर दी, और उसके बाद में एक नया वंश अपना जिसका नाम था आपका शुंग वंश। शुंग वंश का ही आपका जो पुष्यमित्र शुंग था उसका जो लड़का था जिसका नाम था अग्निमित्र। और अग्निमित्र ने जो है क्या किया, आपका अग्निमित्र चूंकि आपका पुष्यमित्र का जो है उत्तराधिकारी था, तो अग्निमित्र ने एक जो है आपकी युद्ध लड़ा था जो आपका यज्ञसेन के विरुद्ध लड़ा था, ठीक है, यज्ञसेन के विरुद्ध लड़ा था। तो अगर बात करें उस युद्ध में क्या हुआ था, आपका दोनों की कमानें और तलवारें एक दूसरे की तरफ तनी हुई थी, ठीक है। और बात क्या करें, उसी समय जो एकदम एंट्री होती है भयावह तरीके से, बढ़िया तरीके से, सुंदर तरीके से, जिसका नाम था आपका मालविका की, ठीक है। तो जैसे ही मालविका आती है यज्ञसेन के पास, उसके बाद में क्या होता है, जो अग्निमित्र था उसकी जो है सीधी नजर जो है मालविका पे पड़ी। मालविका पे पड़ी, फिर क्या होता है, धीरे धीरे सपने शुरू हो गए देखना, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, वही सपने जो है अब वो अग्निमित्र जो है पूछ रहा है अपने प्रधानमंत्री से, जो प्रमुख जो सेनापति था, सेनापति ये कौन है। तो सेनापति बोल रहा है
महाराज ये जो है आपकी यज्ञसेन की चचेरी बहन है। बोले अच्छा। तब तक दूसरा सेनापति बोला कि महाराज युद्ध पे कंसंट्रेट करिए। बोले अरे तू तो चुप रहे, पहले मुझे पूछने दे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब इनकी बात हुई तो उसके बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे अग्निमित्र और आपके मालविका दोनों के बोलते हैं ना युद्ध तो बंद हो गया। फिर आगे प्रेम कहानी आगे बढ़ी और इसके बाद में जो कालिदास ने इन्हीं के ऊपर एक कहानी लिखी जिसका नाम, एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी फिलहाल में आपका जो अशोक के बारे में इतना ही सारा कुछ था और ये आपका अंत हो गया, ठीक है। चलिए भाई।